नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम जनवरी 2025 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ लिया था और दिसंबर तक के करंट अफेयर्स जो है इस जनवरी वाली मैगजीन में कंपाइल्ड हैं। तो प्लीज़ आप एग्जाम देने से पहले इसको ज़रूर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि दिसंबर तक के करंट अफेयर्स तो आपके एटलीस्ट जो है वो रेडी होने चाहिए। अच्छा, इस बार वाले मंथ में जो है हमारे पास भारत की वन स्थिति रिपोर्ट भी आ गई है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पहले वो देख लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमें पढ़ना क्या है आखिरकार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2023 का पेपर है मेरे पास में। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू, अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं इसको। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? यानी कि इसको इसमें पढ़ें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया जो है, अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वेरी डेंस एरिया, मीडियम डेंस और ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो उसका पूछा है इसने कि भाई वो मिनिमम जो है वो किस जिले के अंदर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रकार के डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और ऐसा ही आपको क्रोनोलॉजी में सिस्टमेटिक वे में जो है ये चीज़ें दी गई है। तो हम ये 2 पेजेस पढ़ेंगे और कुछ एक जो फैक्ट्स हैं जो कि समझने में आपको मदद करेंगे, वो मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा सा आप इसको रिकॉल करेंगे 3-4 बार, तो जो है जाकर के आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाएँगी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि भई किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब कुछ पहले रिपोर्ट पढ़ें, इसके फैक्ट्स पढ़ें, उससे पहले हम कुछ जो है इसके अंदर जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं या जो हमें पता ही होना चाहिए, जो इसके बेसिक्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं बाइनियल रिपोर्ट है, और इसको रिलीज़ करता है हमारा जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का मंत्रालय है। वो इस उसके द्वारा जो है हर 2 साल में इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। इस बार वाली अगर हम रिपोर्ट की बात करें, तो ये जो रिपोर्ट है 18th नंबर की है, ठीक है? 18th रिपोर्ट है ये, 2023 में रिलीज़ किया गया है इसको। और हर साल, हर 2 साल में इस रिपोर्ट को जो है वो रिलीज़ किया जाता है। ये इसका कौन-सा संस्करण है? 18वाँ संस्करण है। अच्छा, एक आज मैंने करंट में पढ़ा था कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया। तो वो भी अभी 18th जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो ये भी थोड़ा-सा एक फैक्ट जो है वो याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए अब जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, इसमें अब मंत्री भी देख लेते हैं। मंत्रालय आपको पता है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। तो अच्छा, और इसका जो अनुसंधान है क्षेत्र, जहाँ से इसको बनाया जाता है, तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, जिसका कि सेंटर जो है वो देहरादून में है। तो ये थोड़ा-सा एक फैक्चुअल चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ये जो रिपोर्ट है 1987 से रिलीज़ की जा रही है। कब से? यानी पहली रिपोर्ट जो आई थी वो 1987 में आई थी। तब से लेकर अब तक इसको रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन 2007 में जो है ये रिपोर्ट जो है वो बनाई नहीं गई थी। तो ये थोड़ा-सा एक फैक्चुअल चीज़ है जो आपको यहाँ पर रिमेंबर रखनी है। फिर देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सिर्फ़ इस रिपोर्ट में फ़ॉरेस्ट के बारे में ही चीज़ें आती हैं क्या? तो नहीं, इसके अंदर आपके वनावरण है, वृक्षों का आवरण है, कच्छ वनस्पति जिसको आप मैनग्रूव्स कहते हैं, यहाँ पर लिखा है कच्छ वनस्पति जिसको हम मैनग्रूव्स कहते हैं, हमारा कार्बन स्टॉक कितना है, ठीक है? और उसके अलावा हमारे यहाँ पर वनाग्नि की कितनी, फॉरेस्ट फायर्स की कितनी घटनाएँ हुई हैं, कहाँ पर ज़्यादा हुई है, कृषि वानिकी यानी एग्रो फ़ॉरेस्ट्री हमारे यहाँ पर कितनी है, ये तमाम जो बातें हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये चीज़ें क्या हम देख कर के, आँखों से देख कर के पता लगा लेते हैं क्या? नहीं, इसके लिए हमें क्या चाहिए? सैटेलाइट चाहिए। तो हमारे यहाँ पर इसका जो पूरा सैटेलाइट डेटा है वो LISS 3 सेंसर जो है जो हमारा रिसोर्स टू सैटेलाइट है, रिसोर्स टू सैटेलाइट, उसके द्वारा जो है इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो ये भी एक फैक्ट है इसके बारे में। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए कि आपने कई बार देखा होगा कि एक तो रिकॉर्ड फॉरेस्ट बोलता है कोई, जिसको हम बोलते हैं अभिलेखित वन, कभी बोलता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, कभी बोलता है संरक्षित फॉरेस्ट, कभी बोलता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कभी बोलता है ओपन फॉरेस्ट। ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें हम क्या क्या माने इनको? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये पता हो कि फॉरेस्ट आखिरकार किसको कहते हैं, वन क्षेत्र किसको कहा जाता है। तो देखिए, कोई भी ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम जहाँ पर जो है, जो कि वनों से डोमिनेटेड है, या फिर जो पेड़-पौधों से, जंगलों से जो डोमिनेटेड होता है, उसको हम सिंपली जो है फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। उसके अंदर पेड़ है और जो आपकी वनस्पति है, जो भी वेजिटेशन है वो कवर होता है। अच्छा, अब इसके लिए कोई एक्ट है क्या जो इसकी कोई लीगल डेफिनेशन देता है? ये तो हमने कहा कि भई एक 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 डिक्शनरी डेफिनेशन हो गई इसकी। लेकिन हाँ, इसका जो है एक फॉरेस्ट एक्ट एक्ट बना था जो ब्रिटिश टाइम का है। फॉरेस्ट एक्ट, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप।
ये ब्रिटिश टाइम का फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का। ठीक है, तो ये एक लीगल डेफिनेशन देता है फॉरेस्ट को लेकर के, उसको डिफाइन करता है। ठीक है, यानी कि वो भी सेम चीज़ है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर डोमिनेटेड किससे हो, ट्रीज से जो डोमिनेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। और इसी के अनुसार फॉरेस्ट की उसने कैटेगरीज बताई। 1927 का जो एक्ट है ये फॉरेस्ट की कुछ कैटेगरीज बताता है। कौन सी? एक ये बोलता है रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं संरक्षित वन। ठीक है, क्या है? संरक्षित वन। दूसरा बोलता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये आपने नाम सुने होंगे। थोड़ा सा बेसिक बताने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये चीज़ें कहाँ बताई गई है। तो फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो ब्रिटिश काल का था, उसको हम आज भी फॉलो करते हैं। वो बताता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है। एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा होता है विलेज फॉरेस्ट। अब इनमें अंतर क्या है? तो आपका जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, जिसको आप संरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं, उसमें हर एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। मतलब कोई भी एक्टिविटी जब तक कि उसमें परमिशन ना दी जाए वो अलाउ नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है? और संरक्षित या जिसको हम बोलते हैं सॉरी हाँ, संरक्षित या प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, इसमें हर एक एक्टिविटी अलाउ होती है जब तक कि उसको प्रोहिबिट ना किया जाए। ठीक है? जब तक कि उसके ऊपर सरकार कोई प्रोहिबिशन ना लगा दे कि भई यहाँ पर जो है ये रिसर्च करना अलाउ नहीं है या ये फलानी चीज़ जो है ग्रेज़िंग वगैरह अलाउ नहीं है। जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगा दिया जाए तब तक वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ठीक है? और एक होता है विलेज फॉरेस्ट, उसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये 3 प्रकार के फॉरेस्ट हैं। हालाँकि आगे आप पे आपके कहीं पर भी ये इतना काम नहीं आएगा, लेकिन आपको दिमाग में रहना चाहिए कि एक लीगल डेफिनेशन भी होती है फॉरेस्ट की। ठीक है? अच्छा, अब जो वन है, ये कौन-सी लिस्ट में आता है? आपको पता है कि शेड्यूल 7 जो है हमारा, अनुसूची 7 जो है, उसके अंदर 3 लिस्ट दे रखी है। तो अगर आप देखिए, अब इसमें सब कॉमन सेंस है। आप ये मत सोचिए कि रटना पड़ेगा। कॉमन सेंस इसमें ये है कि अगर केंद्र सूची का विषय अगर होता है, तो केंद्र मनमाने जो है वो रूल्स अपनाती हैं। अगर राज्य सूची का विषय है, तो राज्य क्या करते हैं कि कहीं देखिए कहीं पर जो है वन क्षेत्र को बिगाड़ करके और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगा दी जाती हैं, तो वो उसके ऊपर भी कुछ नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसीलिए जो पहले जो ये वन क्षेत्र था, ये राज्य सूची का विषय था, इसको हटा करके जो है कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर के आए, यानी कि समवर्ती सूची के अंदर लेकर के आए। तो समवर्ती सूची का ये विषय बनाया गया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976, उसके द्वारा इसको कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो रखा गया है। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? फैक्ट के नाम पे आपको ऊपर वाले तो बहुत ईज़ी फैक्ट है, 1987 में पहली रिलीज़ हुई थी। अभी 18वीं है, 2007 में रिलीज़ नहीं हुई थी। रिसोर्स 2 सैटेलाइट के द्वारा जो है इसका पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है। बनाया किसने है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ ये बना है। 2 साल में एक बार रिपोर्ट आती है। फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है वो हमें बताता है संरक्षित, आरक्षित और जो जिसको मैं इंग्लिश में थोड़ा मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं आपको बताती हूँ, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट क्या-क्या होते हैं। ठीक है? उसके अलावा फॉरेस्ट कौन से लिस्ट में आता है? तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब देखिए कि एक फॉरेस्ट पॉलिसी हमारे यहाँ पर आई थी, वो फॉरेस्ट पॉलिसी थी आपके 1988 की। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए क्योंकि इसमें कहा गया था कि हमारा जो भी कंट्री का एरिया है, उसका मिनिमम 33%, 1/3 जो है वो हमको फॉरेस्ट कवर या वन आवरण क्षेत्र जो है वो रखना चाहिए। तो ये उसके अंदर जो है वो बात कही गई थी। तो क्या हम इस टारगेट पे पहुँचे क्या? नहीं पहुँचे, क्योंकि हमारा जो वन आवरण है वो कितना है? 25% है। यहाँ देखिए 1/4 पर ही पहुँचे हैं। ठीक है? 1/4 पर। यानी कि हमारा जो वन आवरण है वन और वृक्ष आवरण है वो कितना है? तो 25.17% है, जबकि वो क्या कहता है कि 33% जो है वो मिनिमम होना चाहिए। कंट्री का जो एरिया है उसका मिनिमम 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, अब जो है उसके अंदर अब हम थोड़े से डेटा के अंदर चलेंगे और अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक डेफिनेशन और है जो कि फॉरेस्ट एरिया 1927 से ही बताई गई है। उसमें ये कहता है कि फॉरेस्ट जो कवर होता है, आपका वनावरण होता है, उसको क्या मानोगे? जो आपका जो ये जो है आपका फॉरेस्ट सर्वे जो है, ये क्या कहता है कि भई वन आवरण का मतलब क्या होगा कि ऐसा एरिया, मतलब कि 1 हेक्टेयर की ऐसी लैंड जहाँ पर जो है जहाँ पर जो कैनोपी डेंसिटी है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये वो मेरे को पता नहीं है। कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं जो वन आवरण क्षेत्र है, उसमें क्या होता है कि कैनोपी डेंसिटी 1 हेक्टेयर जो लैंड है उसमें 10% से जो है वो ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर या फिर वन आवरण।
और अगर यही कैनोपी डेंसिटी उसी 1 हेक्टेयर लैंड में 10% से कम होती है तो हम उसको बोलते हैं वृक्ष आवरण, ठीक है? तो ये जो है, अब ये कैनोपी डेंसिटी क्या होती है, तो जैसे कि ये एरिया है पूरा और इसके अंदर ये पेड़ लगे हुए हैं। तो ऊपर से जो है ये एक तो एरिया देख लेते हैं ये लोग, और ये जो आपको ये कवर दिखाई दे रहा है कि भाई ये आच्छादित कितना सारा है, इससे इसके जो ट्रीज़ के जो क्राउन है उससे ये कितना ज़्यादा जो है कवर्ड है। इसी को ही डिवाइड करके जो है ये निकालते हैं कैनोपी डेंसिटी, ठीक है? अब हालाँकि ये फ़ॉर्मूला आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपके दिमाग में एक बेसिक चीज़ रहनी चाहिए कि जब सैटेलाइट से ऊपर वो लोग वॉच करते हैं तो कैनोपी डेंसिटी वो किस प्रकार से निकालते होंगे। तो अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, और अगर 10% से कम है तो उसको बोलते हैं ट्री कवर। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं इसके डेटा के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले डेटा क्या है कि हमारा डेटा जो है इसके अंदर टोटल जो है उसने बताया है। टोटल डेटा मतलब कि फॉरेस्ट और ट्री का दोनों का, कि भई हमारे जो कुल हमारा भौगोलिक क्षेत्र है जो हमारे देश का है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा सॉरी कितना हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो है 8,27,356 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है हमारा वन और वृक्ष आवरण है। वन और वृक्ष आवरण हमारा कितना है? 8,27,356 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है? हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है वृक्ष और वन आवरण है। तो ये प्रतिशत के रूप में कितना है? तो ये 25.17% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये हमको याद रखना है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 100% है हमारा यहाँ का एरिया, तो उसका 1/4 जो है हमारे पास में क्या है? ट्री कवर है। 1/4 यानी लग 25% हो गया, यानी कि 25.17%। अब इनमें से अगर आपको बोले कि ये तो आपने वन और वृक्ष दोनों बताए हैं, तो बताओ कि हमारे यहाँ पर वृक्ष कितने हैं और वन कितने हैं? तो आप पहले दिमाग लगाइए कि हमारे यहाँ पे वृक्ष ज़्यादा होने चाहिए या फिर वन ज़्यादा होने चाहिए? तो क्योंकि वनों के अंदर ही ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमारे वन ज़्यादा होंगे। तो वन कितना है हमारा? 21.76%। ये जो 25 है इसमें से 21% तो हमारे क्या हैं? फॉरेस्ट हैं या फिर वन हैं, और बाकी के जो बचे हुए 3% है वो हमारे यहाँ पर क्या है? ट्रीज़ हैं, ठीक है? तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, और थोड़ा एरिया भी अगर आप याद कर पाएँ तो अच्छा रहेगा इसमें। तो आप देखिए कि इसमें 8 लाख जो है उसमें से 7,15,000 तो हमारे क्या हैं? सिर्फ़ जो है वनावरण ही है, और 1 लाख जो बचता है उसके अंदर 1,12,000 वो हमारे यहाँ पर क्या है? वो हमारे यहाँ पर जो है वृक्ष आवरण है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको डेटा जो है वो ध्यान रखना है। ये 25% तो आई होप आपको याद रह जाएगा कि भाई 1/4 जो है वो हमारे यहाँ पर क्या है? जंगल है, वन का क्षेत्र है। और वो फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि 33% जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है उस पे आपको वन लगाने ही चाहिए, ठीक है? अब देखिए, ये इसमें डेटा बहुत अच्छे से दे रखा है कि वन आवरण कितना है? 21.76% है, वृक्ष आवरण कितना है? 3% है, और टोटल हमारे दोनों मिला के कितने हैं? तो 25.17% है, ठीक है? और ये इसका एरिया वाइज़ भी दे रखा है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर ये देखिए झाड़ियाँ कितनी हैं हमारे यहाँ पे? तो झाड़ियाँ हमारे यहाँ पे 1.33% है, और गैर वन, जिसको हम गैर वन कहते हैं या ओपन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो कितने हैं? 73.50 परसेंट है। तो गैर वन हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, और कुल जो वन वगैरह जो हैं वो हमारे यहाँ पर कम है, ठीक है? तो देश का जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है 32 लाख के करीब, उसके अंदर हमारे यहाँ पर 8,27,356 जो है वो हमारे यहाँ पर क्या है? किलोमीटर वर्ग जो है हमारे क्या है? वन क्षेत्र है। अब देखिए, 2021 में लास्ट जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, उससे अगर हम तुलना करके देखें, तो क्या हमारे वन क्षेत्र बढ़े हैं या कम हुए हैं? तो देखिए, वन क्षेत्र जो है हमारे 2021 की तुलना में ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़े ट्रेंड्स हैं, जैसे कि हम कच्छ वनस्पति पढ़ेंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ट्रेंड कहाँ जा रहा है, कि भाई वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि हमको उसको ट्रेंड नहीं कहेंगे, इसको एक कंपैरेटिव एनालिसिस कहेंगे कि 2021 में क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है, तो उससे स्थिति का पूरा पता चलता है। तो यहाँ देखिए कि 2021 में हमारे यहाँ पर जो है की तुलना में हमारे यहाँ पर वनों की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ हमारे जो है अ हमारे यहाँ पर जो है 1445.81 जो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, उतनी की हमारे यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो वन आवरण में ज़्यादा वृद्धि हुई है या वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है? तो वृक्ष लोगों ने ज़्यादा लगाए हैं, इसलिए वृक्षों के अंदर ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब कितनी हुई है वो छोड़िए, लेकिन ज़्यादा किसमें हुई है? वृक्षों के अंदर ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है?
अब देखिए, अब ये जो राज्य हैं इनको थोड़ा-सा याद करना है और ये थोड़ा-सा ट्रिकी है। इसमें अगर आप कोई ट्रिक बना सकते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले आंकड़े तो जैसे-तैसे याद कर लेंगे, लेकिन ये जो स्टेट्स वाला है ये थोड़ा-सा आपको ट्रिकी काम है, ये आपको ट्रिक्स बना कर के करना पड़ेगा। अब देखिए, फॉरेस्ट और ट्री कवर जो हमने ऊपर पढ़ा था सबसे पहले कि हमारे यहाँ पर वृक्ष और वन आवरण इतना है, 25.17% है। इसी में ही हमको देखना है कि कौन-सा राज्य पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, ठीक है? तो देखिए, इसके लिए तो मैंने एक बहुत शानदार ट्रिक बना ली है, ठीक है? इसके लिए ट्रिक है मेरे पास में, और बाकियों के लिए हो ना हो इसके लिए तो एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है CUP कप OR, ठीक है? CUP कप OR, कप और चाय ऐसा करके कुछ बोलिए, कप और चाय। तो कप का क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट और ट्री कवर कहाँ बढ़ा है? छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश, ओ का मतलब क्या है? उड़ीसा, और आर का मतलब है राजस्थान। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम पूरे देश में देखें कि वृक्ष और वनावरण बढ़ने वाले 4 राज्य कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहले कप ओआर याद रखिएगा। सी से छत्तीसगढ़, यू से यूपी, ओआर का मतलब क्या हो जाता है? उड़ीसा, और लास्ट है राजस्थान, ठीक है? तो ये तो एक तो याद हो गया। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर दिखाई गई है? अब देखिए, इसको भी मैंने जैसे-तैसे एक ट्रिक बना के और मतलब हाथों-हाथ ही तैयार की है अभी। थोड़ा पॉज़ करके मैंने सोचा कि क्या ट्रिक बनाएँ। तो देखिए, इसका है एमपी लद्दाख में नाटक, एमपी न लद्दाख में नाटक। इससे मैंने इसको तैयार किया है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अब देखिए, सर्वाधिक कमी दर्शाने वाला राज्य आपको थोड़ा-सा ऐसा लग रहा होगा, अगर आपने 2021 की रिपोर्ट पढ़ी तो एमपी आना चाहिए, क्योंकि एमपी में सबसे ज़्यादा वन है। एमपी क्यों नहीं आया अब तक? ठीक है? तो एमपी अभी कई जगह आएगा, टॉप पोजीशन पे आएगा, इसलिए एमपी को थोड़ा-सा दिमाग में अब आपको रखना है। फर्स्ट स्टेप में नहीं रखना था, फर्स्ट स्टेप तो आपको याद रहेगा कि फॉरेस्ट और ट्री कवर सबसे ज़्यादा कौन से 4 राज्यों में है, तो कप ओआर, ये तो आपको याद है, कप और लाओ, कप और चाय लाओ, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये जो है यहाँ पर देखिए, कमी कमी के अंदर जो है मध्य प्रदेश को दिखाया है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए, अब आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, अगर हम देखें सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य, अगर एरिया वाइज़ आप देखें कि भाई इस राज्य का एरिया इतना है और इस एरिया में इतने प्रतिशत वन है। तो अगर हम बात करते हैं, यानी कि उसके एरिया को अगर हम देखते हैं कि भाई स्टेट का एरिया इतना है और इसके अंदर वन स्टेट के एरिया के हिसाब से कितने हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट आएगा, ठीक है? और अगर हम देखें अ, हाँ, और सबसे अगर वन की बात करें, वो तो वृक्ष और वन दोनों था। अगर वन की भी बात करें एरिया वाइज़, तो एरिया वाइज़ भी वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो आपको मध्य प्रदेश जो है वो 2 जगह देखने को और मिलेगा। तो मध्य प्रदेश तो आपको यहाँ पर याद रह जाएगा। कमी दर्शाने वाला आपने फर्स्ट वाला क्या पढ़ा कि वन और वृक्षों में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किसने की है? ती 4 राज्य कौन से हैं? तो उसका याद रखिएगा, उसमें कप ओआर हमारी ट्रिक है। यहाँ पर आप देखिए कि उन्हीं फॉरेस्ट और ट्री के अंदर कमी दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, लद्दाख में नाटक, मध्य प्रदेश, लद्दाख में नाटक, तो कर्नाटक। तो एमपी, कर्नाटक और लद्दाख, ये आपको याद रहेंगे। अब तो याद रहेगा ये। तो ये कमी दर्शाने वाले हो गए। तो फर्स्ट का सेट आपको याद हो गया कि बढ़ा कहाँ पर और कम कहाँ पर हो गया। अब तीसरा जो सेट है वो हम ये वाला पढ़ते हैं पहले, कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, वो तो हमने क्या था कि ओवरऑल हमने फॉरेस्ट कवर देखा, ठीक है? फॉरेस्ट कवर देखा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल आप अच्छा, एक चीज़ और है, एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट कवर यानी कि वन आवरण, एक होता है फॉरेस्ट एरिया यानी कि वन का क्षेत्रफल। दोनों में अंतर क्या है? फॉरेस्ट कवर का मतलब तो होता है जनरली हमने देख लिया कि यहाँ पर कितने पूरे भौगोलिक क्षेत्र में वन हैं। लेकिन फॉरेस्ट एरिया का क्या मतलब होता है कि आपने पर्टिकुलरली वो राज्य के अंदर वो जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट का ही एरिया है, उसके अंदर फॉरेस्ट का रिकॉर्ड कितना है, तो वो फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें, तो हमने यहाँ पर एक ट्रिक और बनाई है, वो है मैम। ट्रिक क्या है? मैम। तो मैम क्या कहती है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा। या इसको आप मामा भी लिख सकते हैं, मामा, ठीक है? मामा का क्यों कहा मैंने? ताकि आपको ध्यान रहे कि लास्ट वाला क्या है? महाराष्ट्र है। तो ये है मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश और फिर क्या है? महाराष्ट्र। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मामा के अंदर है, यानी कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और यही क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम कमी देखते हैं, अच्छा कमी नहीं, सॉरी, यही क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम सबसे ज़्यादा वनों के बारे में देखते हैं कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, तो फिर से आप देखेंगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन तीसरे पे कौन से आ जाते हैं? छत्तीसगढ़।
ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको ये 2 सेट आपको इसके बनाने हैं। तो ये 2 सेट हो गया, इसमें मामा और इसके अंदर यही वाला सेम है, नीचे छत्तीसगढ़ है। और एक जो है इसकी इसका वाला सेट बनाना है, ट्री और फॉरेस्ट कवर वाले 4 राज्य कौन से हैं? तो एक इसका और एक मध्य प्रदेश लद्दाख में नाटक, ठीक है? एक इसका सेट और उसके अलावा 2 इसके सेट बन गए। अब देखिए ट्रीज़ की अगर हम बात करें, हम ठीक है, ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, ट्री कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ट्री कवर में देखिए, अब इसमें कोई ट्रिक तो लगनी है नहीं, राजस्थान इसमें आ रहा है तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान हमने यहाँ पर भी देखा देखा था कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में शीर्ष 4 राज्यों में राजस्थान आता है। तो यहाँ पर भी हम इसको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हमसे पूछे कि ट्री कवर वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पर बढ़े हैं? तो जो है तो देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है। अगर हमसे कोई पूछे, देखिए अब राजस्थान को आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगर बात करते हैं फॉरेस्ट और ट्री कवर की तो राजस्थान चौथे स्थान पर आता है। अगर बात करें सिर्फ पेड़ों की, सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ लगाए हैं तो राजस्थान ने लगाए हैं, ये मान लीजिएगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, क्योंकि राजस्थान आपके माइंड में रहेगा कि सबसे ज़्यादा ट्री कवर वाले में राजस्थान आता है, तो इसकी एक ट्रिक बनाते हैं, एमआरपी। एमआरपी, ठीक है? एमआरपी का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये हो जाता है महाराष्ट्र आपका, ये हो जाता है राजस्थान और ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये एक आप ट्रिक और भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ट्री कवर के अंदर राजस्थान दूसरे स्थान पर है और अगर हम बात करें दोनों की, फॉरेस्ट और ट्री दोनों की, तब राजस्थान चौथे स्थान पर है। तो ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा इसको। फिर देखिए ये तो ट्री कवर की बात की हमने। अब ट्री कवर का और इसका सेट बना लीजिए फॉरेस्ट कवर का। फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो मिज़ोरम, गुजरात और उड़ीसा, मग्गो करके मैंने इसको याद किया था, मग्गो यानी कि मिज़ोरम, गुजरात और उड़ीसा। तो ये मग्गो जो है ये इस बार फॉरेस्ट कवर में सबसे आगे है, ठीक है? तो ये वृद्धि दर्शाई इन्होंने, तो ये ट्री कवर वाला भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, प्रतिशत के रूप में अगर हम देखें कि परसेंटेज ऑफ वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो उसके अंदर आपका आ जाता है लक्षद्वीप, मिज़ोरम और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर द्वीप ही आ जाएँगे। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो द्वीप हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बीच में है मिज़ोरम, ठीक है? तो ये हो गया। अब चलते हैं हम इसमें, अब देखिए इसमें सारी ट्रिक्स हैं, आप कैसे ट्रिक बनाते हैं, कैसे सेट बना कर के अपने दिमाग में उसको एकदम फिक्स करके रखते हैं। 3 तारीख तक जैसे-तैसे जो है, सॉरी, 2 तारीख तक जैसे-तैसे जो है आपको फिक्स करके अपने दिमाग में इसको जो है वो रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है हमारा मैनग्रोव कवर, जिसको हम कच्छ वनस्पति जो है वो कहते हैं। अब देखिए कच्छ वनस्पति जो है उसके अंदर जो है इसमें जो है, 1 मिनट, एक्चुअली क्या इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं मेरे एक नोट्स खोल करके और यहाँ इसको देख रही हूँ, तो दोनों में मुझे इसमें आप देखिए, इसमें जो है, जो हमारा कच्छ वनस्पति है वो अभी कितना है 2023 के रिकॉर्ड में, तो 4,900 क्या बोलते हैं इसको, 4,991 जो है किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो है 0.15% है हमारे टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका। तो 2021 से अगर हम तुलना करें तो ये बढ़ा है कि घटा है? तो ये जो है घटा है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है कच्छ वनस्पति में डिक्लाइन देखने को मिला है, डिक्रीज़ हुआ है, कमी देखने को मिली है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपके पास में ये बुक है सामने, तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारे कच्छ वनस्पति में जो है वो कमी देखने को मिली है। कितने की कमी आई है? तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है 2021 की के एरिया की तुलना में, ठीक है? तो उसके तुलना में अगर हम देखें तो 7 किलोमीटर स्क्वायर की जो है इसमें कमी देखने को मिली है। तो अब ये जो कच्छ वनस्पति है, सबसे ज़्यादा कहाँ इनमें इसमें कमी देखने को मिली है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमी देखने को मिली है गुजरात में। गुजरात के अंदर जो है इसमें कमी देखने को सबसे ज़्यादा मिली है और सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी या इंक्रीज़ कहाँ पर हुआ है, तो वो है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, गुजरात में तो हुई है कमी, क्योंकि कच्छ कच्छ से नाम ध्यान रखिएगा, कच्छ वनस्पति है, तो कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में, तो कमी कहाँ पर हुई है? गुजरात में। और बढ़ा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए अगर आपसे बात करें कि बैम्बू बियरिंग एरिया यानी बाँस धारित जो क्षेत्र है, क्या उसमें वो कितना है हमारे यहाँ पर? तो वो अगर हम देखें तो ये जो है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है और 2021 से अगर हम तुलना करें तो इसके अंदर वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा कि कच्छ वनस्पति में तो कमी आई है, लेकिन जो आपके बाँस धारित जो क्षेत्र है उसके अंदर जो है वो वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है बाँस धारित क्षेत्रों में जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका अगर मैं सीक्वेंस बताऊँ तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। ठीक है?
तो ये अगर आप ध्यान रखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं। फिर देखिए अगर हम अभिलेखित वनों की बात करें, अभिलेखित वन क्या होते हैं? पहली बात तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वो होता है जो हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जिस एरिया को, चाहे वहाँ वन कितने भी हों, ज़्यादा हों, कम हो, एरिया में वन हो ना हो, अगर वो उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है स्टेट के डॉक्यूमेंट्स में, तो वो उसको जो है अभिलेखित वन क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। तो ये जो अभिलेखित वन क्षेत्र है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रजाति हमको देखने को मिलती है, सर्वाधिक जो वृक्ष की प्रजाति देखने को मिलती है, वो कौन-सा वृक्ष है? तो उसका नाम है, यहाँ पर आप देखिए, साल के जो पेड़ हैं, जिसको हम बोलते हैं शोरिया रोबुस्टा, इसके पेड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो सोगान या टीक जिसको हम बोलते हैं, उसके पेड़ मिलते हैं, और फिर जो है चीड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ी-सी बात है। अच्छा, अब जो है ये तो रहे अभिलेखित वनों की बात, लेकिन अभिलेखित जो नॉन रिकॉर्डेड आपके फॉरेस्ट आते हैं, या ऐसे पेड़ जो फॉरेस्ट से बाहर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पेड़ किस चीज़ के लगाए लगाए हुए हैं, या सबसे ज़्यादा पेड़ किसके देखने को मिलते हैं? तो वो है आम के, ठीक है? तो वो सबसे ज़्यादा किसके हैं? आम के हैं। उसके अलावा सेकंड नंबर पे नीम है और तीसरे पे महुआ है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ सबसे बेसिक चीज़ जो है याद रखने वाली, कि हमारा जो मैंग्रोव कवर है, कच्छ जो वनस्पति है, उसमें कमी देखने को मिली है, और जो हमारा मांस धारित क्षेत्र है, वो 2021 की तुलना में क्या है? इंक्रीज़ हुआ है या फिर बढ़ा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इन्होंने और नहीं लिखी, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके जो है कहाँ गया? हुँ। हमारे यहाँ पर जो है कोप 20 कोप जो आपका ये था, क्या कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट जो हमारा हुआ था, पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो हुआ था, तो उसके अंदर कहा गया था कि भई हम जो है हमारा एमिशन कम करने के लिए कुछ टारगेट हर देश को अपने बताने पड़ते थे, सेल्फ डिक्लेयर्ड था। तो उसमें हमारा एक एनडीसी करके आपने सुना होगा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो उसमें हमने कहा था कि हम जो है हमारा यहाँ पर जो कार्बन स्टॉक है, उसको हम 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 जो है हम इसको कम करेंगे, ठीक है? 2030 तक, और लेवल क्या होगा? 2005 का जो है हमारा आधार वर्ष होगा। इसकी तुलना में हम जो है हमारा कार्बन स्टॉक जो है वो इसको इतना करेंगे। अभी जो है हमारा ये कार्बन स्टॉक कितना है? तो वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। कार्बन स्टॉक जो है वो 7,285 मिलियन टन है, जो कि जिसमें भी हमको बढ़त देखने को मिली है 81.5 मिलियन टन की। तो ये भी थोड़ा-सा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से इसमें अपन ने सारे फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर देख लिए हैं। कच्छ की वनस्पति देख ली, बैम्बू के बारे में देख लिया, आरक्षित वनों के अंदर देख लिया, सब चीज़ें यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं राजस्थान की, इसके अंदर क्या स्थिति है। इस पे क्वेश्चन भी आया है, देखिए राजस्थान वाला ही क्वेश्चन ज़्यादा आया है, तो इसको हम थोड़ा-सा और ठीक से जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान की क्या स्थिति है, तो राजस्थान का अगर हम देखें, तो हमारा जो वनावरण है फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, वो है 16,548.21। कितना? 16,548.21। कितना? 16,548.21। अगर हम इस 16 को जो है डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर देखिए 4.84, 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो 8, तो 4.84 जो है वो इसका हमारा परसेंटेज आ जाता है, ठीक है? तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16। तो ये भी थोड़ा-सा ऐसे ट्रिक है याद करने की, तो ये थोड़ा ध्यान रहे कि हमारे यहाँ पर जो है कुल हमारा जो फ़ॉरेस्ट है वो कितना है? 16,548.21, और ये कितना प्रतिशत है हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का? तो 4.84% है। अच्छा, अब वनों की बात आती है कि हमारे यहाँ पर कई प्रकार के जो है क्लासिफ़िकेशन है। कैसा? सबसे पहला होता है अति सघन। ये अति सघन का क्या मतलब है? हमने पीछे पढ़ा था कैनोपी डेंसिटी के बारे में। तो अगर कैनोपी डेंसिटी, यानी कि इस बेस एरिया पर ये जो क्राउन है ट्रीज़ का, अगर ये कैनोपी डेंसिटी आपको 70% से ज़्यादा दिखने को मिल रही है, तो वो हो जाता है अति सघन वन। और अगर यही कैनोपी डेंसिटी 40% से 70% के बीच में है, तो हम उसको बोलते हैं मध्यम सघन वन। और अगर मान लीजिए 40% से 10% के बीच में है, तो हम उसको बोलते हैं खुले वन, ठीक है? ओपन फॉरेस्ट। और अगर मान लीजिए 10% से भी अगर कम कैनोपी डेंसिटी है, तो हम उसको बोलते हैं झाड़ियाँ या फिर स्क्रब। तो अब देखिए दिमाग लगाइए कि राजस्थान है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट हो सकते हैं। हमारे यहाँ ग्रीनरी तो है, लेकिन जो उसकी डेंसिटी है, जो क्राउन है, जो ऊपर से हमको दिखता है, वो कम है। तो यानी कि हमारे यहाँ पर सबसे पहला क्या दिखेगा आपको? सबसे पहले यहाँ पर होंगे हमारे खुले वन। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे होंगी झाड़ियाँ। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ पर क्या है? तो वो है मध्यम सघन वन। और फोर्थ नंबर पे है हमारे यहाँ पर अति सघन वन। तो अति सघन वन हमारे सबसे लास्ट में, सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास में? ओपन फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट हमारे पास कितना है?
हम अगर देखें ऊपर हमने क्या पढ़ा था 4.84%, तो 4.84% में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा खुले वन है यानी कि 3.53% तो यही हैं। उसके बाद में आप देखिए तो झाड़ियाँ हैं तो 1.60% ये है, और फिर हम देखें मध्यम सघन वन तो 1.24% है, और सबसे आखिरी में आपके आते हैं अति सघन वन 0.07। 70% मैंने आपको बताया, 70% की अगर डेंसिटी होगी तो क्या कहलाएँगे वो कहलाएँगे हमारे जो है अति सघन वन। अगर इसको हम उल्टा कर दें तो 0.7% हमारे यहाँ पर क्या है, तो 0.7% हमारे यहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मध्यम सघन वनों की, तो ये किस कौन से नंबर पे आते हैं, तो ये तीसरे नंबर पर यहाँ पर आते हैं। ये मैंने सेकंड लिख दिया, थर्ड है, थोड़ा ध्यान रखना, इसको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। अब चलते हैं कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है। अब देखिए इसको याद करना भी थोड़ा-सा अपने को ट्रिक लगानी पड़ेगी, अपन कुछ कर नहीं सकते इसमें। अब देखिए मैंने एक अपन पढ़ते हैं यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है? तो इससे मैंने इसको फर्स्ट वाले को याद किया है कि भाई सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है राजस्थान में। तो यू यानी उदयपुर, उदयपुर याद करना दिमाग में ईज़ी रहेगा, ठीक है? यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ अटैक ये है। तो अब देखिए यूएपीए यानी कि उदयपुर, अब यू से अब उत्तर प्रदेश तो नहीं टिक कर देंगे उदयपुर ही करेंगे। तो उदयपुर, ए से अलवर, ठीक है? फिर उसके बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में ये ए बैठ नहीं रहा है लेकिन इसको हम चित्तौड़गढ़ और फिर उसके बाद 12 लिखेंगे, ठीक है? ए बी कर देते हैं तो हम 12, और यहाँ पर ए का मतलब यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है। तो यूएपीए से मैंने इसको थोड़ा-सा ध्यान रखा है, 3 तो याद रह ही जाएँगे एटलीस्ट इसमें, कि उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ है और फिर है 12, ठीक? फिर उसके बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा है कि हमारे पास में वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, 0.7% है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये सबसे ज़्यादा जो है आप इनको जो है उल्टा कर लीजिए यहाँ पे। ये जो ऊपर वाले 2 हैं, इसको आपको जस्ट रिवर्स करना है। अति सघन के लिए आपको इनको रिवर्स करना है। अलवर पहले आ जाता है, उदयपुर सेकंड पे आ जाता है और फिर लास्ट में आ जाता है सवाई माधोपुर, ठीक है? फिर देखिए अगर आपसे पूछे कि मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो अब आप क्या करेंगे? इन तीनों को उल्टा करना है आपको। किसको? इन तीनों को। तो सबसे पहले उदयपुर, फिर प्रतापगढ़ और फिर अलवर, ठीक है? तो यहाँ पर उदयपुर, प्रतापगढ़ और अलवर, तो ये भी याद हो गया। फिर देखिए ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो अब आपको क्या करना है? उदयपुर लिखना है सबसे पहले, उसके बाद में लास्ट था हमारा 12 और उसमें सेकंड नंबर था अलवर। तो इन तीनों को करना है। तो ये भी थोड़ा आप ट्रिक से करेंगे। फर्स्ट वाला आपको याद हो गया, यूएपीए से आपको याद रखना है, यूएपीएबी। लास्ट में 12 है, ये चित्तौड़गढ़ था और उसके बाद में ये है आपका उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। इससे आपको इसको याद रखना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो उदयपुर, 12 और अलवर में। ये थोड़ा-सा ईज़ी है, आपको देखिए झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो इसमें जयपुर भी अपना आ जाता है। तो पाली में, अलवर में और सॉरी जयपुर के अंदर। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखने हैं, ठीक है? तो ये हो गई काम की बातें, इसमें सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि अभिलेखित वन अपने इधर कितने हैं और कौन-कौन से पेड़ हमारे यहाँ ज़्यादा मिलते हैं, कम मिलते हैं, वो सब देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए अभिलेखित का मैंने आपको मतलब बताया था कि जो हमारे राज्य के अंदर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड है जिनका कि भाई ये फॉरेस्ट एरिया है हमारा। तो अब तक तो हमने पूरे राज्य के क्षेत्रफल का देखा। अब हम कुछ क्षेत्रफल के सॉरी उसको रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हैं अभिलेखित जो हमारे वन हैं वो कितने हैं। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में क्या है? तो वही ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम अभिलेखित वन के क्षेत्रों में अगर हम वन आवरण देखें तो भी सबसे ज़्यादा किसमें है? तो ओपन फॉरेस्ट के अंदर हम सबसे पहले नंबर पर यहाँ आते हैं, ठीक है? उसके बाद में अगर हम यहाँ पर नॉन अभिलेखित या जिसको हम कहते हैं आरएफए के बाहर का वनावरण देखें, तो भी उसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर ओपन फॉरेस्ट में जो पेड़ है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा-सा फैक्चुअल चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। अगर हम देखें अभिलेखित जो वन क्षेत्र है ना हमारा, इसके अंदर हम टोटल अगर हम इसका देखें, तो यहाँ पर वेरी डेंस मीडियम डेंस ओपन फॉरेस्ट और उसके अलावा यहाँ पे झाड़ियों को कैलकुलेट नहीं किया है। अगर हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वन क्षेत्र कितना आता है? 35,963.43 वर्ग किलोमीटर आता है। तो ये थोड़ा-सा हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमारा जो है अभिलेखित टोटल वन क्षेत्र है। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर अ, अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर वनावरण हमारा कितना है? तो ये मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ओपन में, ये ध्यान रखिएगा, वन सबसे ज़्यादा जो है उसके बाहर है। कितने हैं? ओपन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई। और ठीक है, ये भी ठीक है। फिर देखिए ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट अगर हम बात करें पेड़ों की, तो ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट हमारे पास कितने हैं? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 14.33% है। अगर अब अभिलेखित वनों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट कितने हैं? 14.33 हैं।
अब देखिए राज्य के अंदर जो वनावरण है व झाड़ियाँ हैं, उसमें प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन-से प्रकार के वन यहाँ देखने को मिलते हैं? तो हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट या जिसको मिश्रित पर्णपाती वन हम कहते हैं, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, ये सबसे ज़्यादा 38% जो है यही पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे यहाँ पर फायर प्रोन अग्नि प्रवण अग्नि की घटनाएँ कितनी हैं? तो ये 22,000 का जो एरिया है उसके अंदर जो है अग्नि की घटनाएँ हमको देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा जो है कुल वनावरण का कितना प्रतिशत है ये? तो 0.42% है जो कि जो है वो फायर प्रोन है। उसके अलावा देखिए हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कौन-सा वृक्ष पाया जाता है? तो उसका नाम है ढोक का वृक्ष, जिसको हम कहते हैं एनोजेनेसिस पेंडुला। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अभिलिखित वनों में सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? तो ढोक के वन जो है वो पाए जाते हैं। फिर देखिए अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन-सा पेड़ पाया जाता है? तो वो विलायती बम्बूल है जिसको हम बोलते हैं प्रोसिपिस जूलिफोरा, और दूसरे नंबर पे खेजड़ी जो है वो जिसको हम बोलते हैं प्रोसिपिस सिनेरेरिया, ये पाया जाता है। अगर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है पलाश के पेड़ या ब्यूटा मोनोस्पर्मा जो है वो पाया जाता है। और अगर किसी इन्वेसिव इन्वेसिव का मतलब ये होता है कि जो नेटिव नहीं है वहाँ का, ऐसा पौधा जो वहीं पाया ना जाता हो, तो उसमें अगर हम देखें तो चकोड़ा सेना तोरा ये जो है हमको यहाँ पर पाया जाता है। एक इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट से देखी थी, लेकिन वो फॉरेस्ट रिपोर्ट ओपन नहीं हो पा रही है, तो मैं कुछ पिक्चर्स से आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ पे इतना है। अभी हमने पीछे पढ़ा था डेटा, तो फॉरेस्ट कवर कितना है हमारे यहाँ पर 21.76। ट्री कवर कितना है? तो 3.14। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लगभग 25% जो है 25.17% हमारे यहाँ पे क्या है? तो ये हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है। नॉन फॉरेस्ट कितना है? तो 73% हमारे यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट है। झाड़ियाँ या स्क्रब अगर आप देखें तो 1.33% जो है यहाँ पर जो है वो स्क्रब देखने को मिलता है। अच्छा देखिए, हमने कच्छ वनस्पति पढ़ी थी और इसमें एक करंट की चीज़ है, ये हमको पता होनी चाहिए कि मैंग्रोव्स जो है या कच्छ जो वनस्पति है उसको बचाने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए मिष्टी प्रोग्राम सरकार के द्वारा लाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये मिष्टी प्रोग्राम आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड मिष्टी प्रोग्राम। अ, ये गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है। इसका एम है इंक्रीजिंग द मैंग्रोव कवर अलोंग द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन्स अक्रॉस अलोंग द कंट्री। तो हमारे यहाँ पर जो भी जहाँ पर भी मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा ये कंट्री में जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे जो मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए जो है मिष्टी प्रोग्राम लेकर के आया गया है। तो मिष्टी प्रोग्राम के बारे में ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछ ले कि इसका संबंध किससे है, तो कच्छ वनस्पति के संरक्षण से है। देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, मिष्टी इज इम्प्लीमेंटेड बाय कन्वर्जिंग कैंपा फंड एंड मनरेगा एंड अदर सोर्सेज। अच्छा, ये कैंपा फंड क्या होता है? तो ये जो होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर फॉर से अगर मान लीजिए मिज़ोरम के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है हमारे यहाँ। अगर मिज़ोरम में कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगानी होगी सरकार को, तो सरकार क्या करे? अब उसको फॉरेस्ट तो काटना पड़ेगा। तो इसमें कैंपा फंड में ये प्रावधान है कि आप जो है, अगर मान लीजिए आप यहाँ फैक्ट्री लेकर के आते हैं, तो यहाँ जो आपका फॉरेस्ट एरिया है, इसको आप जो है किसी दूसरी जगह जो है वो कंपनसेट करेंगे। यानी कि उतने के उतने ही फॉरेस्ट एरिया आपको वहाँ पर ग्रो करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं, उसका जो फंड होता है वो इस कैंपा फंड के अंदर जो है वो दिया जाता है। तो ये एफॉरेस्टेशन के लिए यानी कि दोबारा से वृक्षारोपण के लिए जो है वो फंड है, ताकि एग्रीकल्चरल सॉरी जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी बाधित ना हो और जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी खराब ना हो। सो अब हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट तो देखिए इतनी मगजमारी करी 2-3 सवालों के लिए, लेकिन ठीक है, पढ़ लिया अपन ने इसको। अब हम पढ़ते हैं अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। ये एक ही पेज में है तो इसको हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए स्पेसएक्स मिशन बहुत पॉपुलर हो चुका है, अब तो सबको पता है इसके बारे में। स्पेसएक्स मिशन किसका है? इसरो का है। तो ये किसके लिए है? तो डॉकिंग अनडॉकिंग करने के लिए, स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको डॉकिंग अनडॉकिंग करने के लिए ये मिशन है। इसमें 2 सेट हैं, एक चेज़र है और एक इसका टारगेट है। ठीक है? एक तो चेज़र है और दूसरा क्या है? जो है दूसरा कहाँ गया? हाँ, एसडीएक्स 01, एसडीएक्स 02, एक तो चेज़र और दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें टारगेट। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। इसको लॉन्च किससे किया है? तो पीएसएलवी C60 से इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा कि देखिए ये इसमें देखिए मैंने स्टार लगाया है। इसरो का लक्ष्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने और अलग करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करना है। इस पहल को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसडेक्स का नाम दिया गया है। ठीक है? तो ये इसका काम है। ये चेज़र और टारगेट, इन 2 का नाम ध्यान रखिएगा। पीएसएलवी C60 का नाम ध्यान रखना है हमको। और ये करने वाला भारत पहला देश नहीं बना है, चौथा देश बना है। हम पहले कभी भी नहीं आए, तो चौथे देश बने हैं हम। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद में हम 4th इसमें कंट्री आते हैं।
ठीक है? तो ये सारी बातें हैं इसके अंदर स्पेडएक्स मिशन में। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब देखिए चाइना ने एक जो है उपग्रह लॉन्च किया है। ये है 4 रिमोट उपग्रह इसने लॉन्च किया है जो है इसका नाम क्या है पाईसेट 2। ये शांसी प्रांत से लॉन्च किया है और ये लॉन्ग मार्च चांगजिंग 2D लॉन्ग मार्च से जो है इसको प्रक्षेपित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा और एक सन सिंक्रोनस या सूर्य तुल्य जो कक्षा है उसके अंदर इसको लॉन्च किया है। ये क्या करेगा तो पृथ्वी की निगरानी करेगा, तकनीकों को बढ़ावा देगा, वो सारी चीज़ें। नाम ध्यान रखना है पाईसेट 2 ये किसका है तो चाइना का है। फिर देखिए नेक्स्ट चाइना ने स्पेस वॉक में अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है? तो ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि चाइना के जो 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने जो वहाँ का स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियोंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन, तियोंगयोंग स्पेस स्टेशन, वहाँ से इन्होंने क्या किया है कि 9 घंटे की जो है वो अंतरिक्ष स्पेस वॉक की है और उससे इन्होंने जो नासा का पूर्व रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है। अब ये जो है इस मिशन का भी एक नाम है, इसका नाम है शेनज़ोउ मिशन। अगर पूछ ले शेनज़ोउ मिशन किससे संबंधित है? चाइना का स्पेस वॉक वाला मिशन है और इसमें 2 यात्री थे, एक का नाम तो है चाई ज़ुज़े और दूसरे हैं सोंग लिंगडोंग। तो ऐसे ही नाम है, क्या कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। चाइना ने स्पेस वॉक में रिकॉर्ड तोड़ा है और ये शेनज़ोउ 19 मिशन है। 2 यात्री थे, तियोंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। फिर नेक्स्ट देखिए प्रोबा 3 मिशन, ये किसका है? हमारा नहीं है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है और इसरो ने इसको लॉन्च किया है। ये भी हम वैसे पढ़ तो चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब देखिए पहले तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके अंदर। इसको लॉन्च किससे किया है तो पीएसएलवी C-59 से। अगर ये आप ये देखें यहाँ पर हमारा स्पेस डेक ये पीएसएलवी C-60 से लॉन्च किया गया था। इसको भी सतीश धवन अंतरिक्ष ये देखिए स्पेस से सतीश धवन ये ध्यान रखिएगा स्पेस से सतीश धवन इसको इससे लॉन्च किया गया है। इसको भी जो प्रोबा 3 है इसको भी इसी से लॉन्च किया गया है। वो C-60 से लॉन्च हुआ था, ये C-59 से लॉन्च हुआ है। अब अच्छा ये करेगा क्या? तो इसमें देखिए इसरो की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की जो वाणिज्यिक ये इसका वाणिज्यिक मिशन है, कमर्शियल मिशन है और पीएसएलवी का ये 61वां मिशन है। तो ये थोड़े फैक्चुअल ध्यान रखिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट में दे दे हमको। तो वो 59 से तो लॉन्च किया है, 61वां ये पीएसएलवी का मिशन है। अच्छा ये मिशन किस टाइप का है? तो ये एक तरीके से सोलर मिशन है। ये क्या करेगा, जो हमारा सूर्य है उसमें जो उसकी खगोल गंगा में जो सूर्य है उसके क्या रहस्य हैं, कोरोना कैसा है सूर्य का, सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, उसको अध्ययन करेगा। अब देखिए कि क्या सोलर सन के ऊपर क्या इसी तरीके से हम किसी भी उपग्रह को देख कर के जो है सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है 2 उपग्रह जो है ना वो एक साथ इसमें शामिल किए गए हैं। उनका नाम क्या है? तो एक तो है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और दूसरा है ओकुल्टर स्पेसक्राफ्ट। तो ये ओकुल्टर क्या करेगा? ये एक तरीके से जब ये कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर जाएगा तो ये एक जो सन एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न करेगा। उसके बीच में जो है एक बैरियर का काम करेगा ताकि जो है ये सेकंड वाला जो स्पेसक्राफ्ट है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से जो है वो कलेक्ट कर ले। यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कि इसमें सूर्य का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रह में से एक सूर्य का अध्ययन करेगा, जबकि दूसरा पहले उपग्रह को सूरज के फेरी डिस्क से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसमें ओकुल्टर जो है वो कृत्रिम सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न करेगा जिससे वे सूर्य के वातावरण का अध्ययन कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट जो है वो सूर्य के जो वातावरण है उसका अध्ययन कर सके। तो काम की बातें क्या है, एक तो C-59 से लॉन्च किया है और NSIL ने, और ये किसका है प्रोबा मिशन, ये हमारे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और 61वां मिशन है पीएसएलवी का, सोलर मिशन है, 2 उपग्रह हैं, एक कोरोनाग्राफ है, दूसरा ओकुल्टर है। ये क्या करेगा तो उसमें सन फ्लेयर्स हैं, सन का जो मौसम है उन सब की जानकारी ये जो है कलेक्ट करेगा। फिर देखिए तीसरे कोपरनिकस सेनेटल 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। तो यूरोप के फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से वेगा सी रॉकेट के जरिए कोपरनिकस सेनेटल 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। ये इटली में निर्मित वेगा सी लॉन्चर 2 साल के बाद प्रक्षेपण करने में सफल रहा है। ये अपने पूर्ववर्ती की सफलता बनाया गया जो पृथ्वी के ये क्या करेगा, पृथ्वी के बदलते पर्यावरण की निगरानी के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले रडार चित्र जो है वो प्रदान करेगा। तो ये थोड़ा-सा अपने को ये ध्यान रखना है। फिर देखिए इसरो के द्वारा क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका सफल परीक्षण किया गया है। तो अब देखिए क्रायोजेनिक इंजन जो है इसमें भारतीय जो इसरो है उसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। और ये कहाँ से किया है तो तमिलनाडु के जो महेंद्रगिरी में इसरो propulsion कॉम्प्लेक्स है, याद रखिएगा ये कहाँ पर है, महेंद्रगिरी में तमिलनाडु में। तो यहाँ से इसको जो है वो लॉन्च किया गया है और इसमें जो है इसका परीक्षण किया है, मतलब
जो उल्लेखनीय है, जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, ये गगनयान मिशन को लॉन्च करने में जो है इसको यूज़ लिया जाएगा। तो ये थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन कहाँ से? तो महेंद्रगिरी प्रोपल्शन सेंटर से। फिर देखिए रक्षा प्रौद्योगिकी, इसमें भारतीय नौसेना को मिले अत्याधुनिक जहाज सूरत और नीलगिरी। तो नौसेना ने अपनी ताकत में वृद्धि करते हुए 2 मॉडर्न, एक तो डिस्ट्रॉयर, एक तो नाम है सूरत और दूसरे का नाम है फ्रिगेट नीलगिरी। इसको अपने बेड़े में शामिल किया है और इसको डिज़ाइन जो है इसका निर्माण जो है MDL या मझगाँव डॉक शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। सूरत जो है वो प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल का चौथा या अंतिम पोत है और जो नीलगिरी है, ये प्रोजेक्ट 17A का जो है पहला स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज है। तो ये भी थोड़ा-सा अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है इनके नाम। इसमें पूर्ववर्ती भारतीय नौसैनिक जहाज़ों विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ, इम्फाल को विगत 3 वर्षों में शामिल किया गया। इतना तो ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 17A ये ध्यान रखिएगा। नाम क्या है इन दोनों के? सूरत और नीलगिरी। तो सूरत और नीलगिरी क्या है? भारतीय नौसेना को मिले हुए अत्याधुनिक जहाज हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखिए INS सुशील, इसका जलावतरण किया गया है। तो रशिया में निर्मित हुआ है ये। कहाँ पर निर्मित हुआ है? INS सुशील रशिया में निर्मित हुआ है और वहाँ पर हमारे जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इसको जलावतरण किया गया है कलिनिंग्राद रशिया में। ठीक है? और कलिनिंग्राद के यांतार शिपयार्ड में जलावतरण के बाद ये जो तुशील है, ये रूस के कलिनिंग्राद से भारत के लिए रवाना हुआ है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा इसका ध्यान रखिएगा कि रशिया में ही डेवलप हुआ है और वहाँ के कलिनिंग्राद से जो है वो भारत के लिए रवाना हुआ है। बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर और अंततः हिंद महासागर होते हुए ये जो है वो भारत पहुँचेगा। सुशील का अर्थ क्या है? अभेद कवचम। इसका ध्येय वाक्य है निर्भय, अभेद और बलशील। फिर देखिए INS निर्देशक, ये क्या है? एक सर्विलेंस वेसल है या सर्वेक्षण पोत है और ये जो है सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज का जलावतरण इसमें विशाखापट्टनम में किया गया है। इसको जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा तैयार किया गया है और ये ठीक है। इस कैटेगरी का पहला पोत कौन-सा था? तो वो था INS संधायक। ठीक है? तो ये भी अपने को थोड़ा-सा ध्यान रहे। तो ये सारी बातें थी इसके अंदर। क्रायोजेनिक इंजन पढ़ा, INS निर्देशक पढ़ा, INS सुशील पढ़ा जो रशिया से हमारे यहाँ पर आ रहा है। फिर सूरत और नीलगिरी के बारे में पढ़ा, कॉपरनिकस सैटेलाइट प्रोबा मिशन के बारे में पढ़ा इसरो का, और फिर स्पेस वॉक पढ़ी हमने, स्पेसएक्स मिशन पढ़ा और उससे पहले हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट कवर की। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वाला जब हम मिलेंगे उसके अंदर पूरी मैगज़ीन को अब एक साथ ही कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।